Hello students, how are you all? Today I am going to teach you economics of class 12th, first chapter graphs in economics. So students, सबसे पहले first of all we need to know कि why we are learning this subject. ये सब्जेक्ट जो है हम क्यों पढ़ रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये हम क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो एक इंग्लिश वर्ड है। तो जो ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है ओइको प्लस नोमस, इससे बना हुआ ये वर्ड है इकोनॉमिक्स। ओइकोनॉमस का मतलब क्या होता है? ओइको प्लस नोमस का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि घर को मैनेज करना, घर को संभालना। और इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि देश को संभालना, देश को मैनेज करना। तो फ्रेंड्स, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है, एक तो शस्त्र से और दूसरा शास्त्र से। इकोनॉमिक्स का हिंदी में मतलब होता है अर्थशास्त्र। तो कोई भी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दो तरीके से किया जाता है, एक तो है शस्त्र और दूसरा शास्त्र। अगर हम कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शस्त्र से अगर करते हैं तो एक दिन जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए? तो हमको जो है वो शास्त्र से प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए। तो ये जो है आपको अगर कोई पूछता है कि अर्थशास्त्र आप क्यों पढ़ते हैं, तो आपको बताना है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आपको ये भी अगर कोई पूछता है कि कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो उससे पहले जो है आपको अर्थ का मतलब पता होना चाहिए। तो अर्थ का क्या मतलब होता है? अर्थ का ये मतलब होता है कि कोई भी चीज जीवन जरूरी होती है। हमको बहुत सारी जो है जीवन जीने के लिए जरूरत पड़ती है हमको गुड्स एंड सर्विसेज की। तो गुड्स एंड सर्विसेज लेने के लिए हमको कुछ ना कुछ देना पड़ता है सामने। ऐसे कोई भी चीज दुनिया के अंदर फ्री में नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ उसको सामने देना पड़ता है। तो अगर हमारी जीवन जरूरी चीज के लिए अगर हम कोई भी चीज लेते हैं तो उसके लिए हम क्या देते हैं? अभी पैसे देते हैं। तो पहले के जमाने के अंदर ऐसा था कि अगर कोई भी चीज अगर हमको लेनी है तो उसके सामने उसको गुड्स एंड सर्विसेज देनी पड़ती है। इट मींस एक्सचेंज करना पड़ता है। पहले पैसे नहीं देने पड़ते थे, उसके सामने उसको उसका गुड्स एंड सर्विसेज देना पड़ता था। इसके बाद जो है वो है राजा महाराजाओं का जमाना। जो पहले की जो सिस्टम थी वो बार्टर सिस्टम थी, जैसे साटा पद्धति उसको बोलते हैं। इसके बाद जो है वो राजा और महाराजाओं का जमाना है। तो वो टाइम पे क्या था कि अगर कोई भी चीज अगर हमको लेनी है तो उसके सामने जो है हमको सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के वो सब देने पड़ते थे। तो वो टाइम पे अर्थ क्या हुआ? सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के। अभी के हाल के जमाने के अंदर, प्रेजेंट टाइम के अंदर हमको अगर कोई भी चीज लेनी है तो क्या देना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं। तो अर्थ क्या हुआ? पैसे हुआ। तो ये जो अर्थ जो है अर्थशास्त्र है, अर्थ जो है वो टाइम पे जो है वो चेंज होता है, बदलता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन समझा कि इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है। अभी हम आते हैं मीनिंग ऑफ डायग्राम एंड अ ग्राफ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ? तो डायग्राम क्या है? डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय अ वेब ऑफ अ पिक्चर। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि डायग्राम जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी जो ऑब्जर्व डेटा है एज ए पिक्चर के फॉर्म में वो हमको क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, ताकि हमको इजी पड़ जाए समझने के लिए हमको इजी पड़ जाए। इसके लिए जो है हम उसको पिक्चर के फॉर्म में क्या बताते हैं? डायग्राम को बताते हैं, डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ। तो अ ग्राफ इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय अ वेब ऑफ अ पिक्चर। सेम डायग्राम एंड ग्राफ कंप्यूटर के अंदर क्या था? उसके अंदर भी यही था सेम चीज कि उसके अंदर भी हम क्या ड्रॉ करते थे? डायग्राम और ग्राफ ड्रॉ करते थे। सेम इसके अंदर भी ऐसा ही है कि हमको एक पिक्चर के फॉर्म में कोई भी चीज अगर हमको बतानी है तो आसानी हो जाती है। जैसे हम मूवी देखते हैं तो मूवी के अंदर हमको अगर कोई भी लिरिक्स के फॉर्म में बताएगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई भी पिक्चर के फॉर्म में अगर हमको कोई भी बताएगा तो हमको वो आइडिया आ जाएगा। तो आपको आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा डायग्राम एंड ग्राफ। सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम जो है
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले जो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो है कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टू टाइप्स के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। यहीं पे हम टू टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है उसकी हम जो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ द डिस्क्रीट वेरिएबल्स अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज आर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ अ टेबल। सेकंड है कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अ फाइनेंशियल वैल्यूज बिटवीन टू स्पेसिफाइड लिमिट्स। सो फ्रेंड्स, ये जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और एक कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो हम समझेंगे। सबसे पहले डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब होता है कि सेपरेट करना, अलग करना। और जो है फ्रीक्वेंसी, ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि बांटना, उसको क्या करना, बांटना, अलग करना। यही पे उसको मतलब है टैब्यूलर। तो देखो वहीं पे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है? तो उसके लिए जो है टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टैब्यूलर करने के लिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको अलग करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्यों करते हैं, क्या रीजन है? तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। क्या करने के लिए? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। हम फ्रीक्वेंसी क्यों निकालते हैं, इसका भी रीजन क्या है? तो एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को क्या करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। तो यहीं पे हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। सबसे पहले जो है मैंने यहीं पे ऑलरेडी एग्जांपल लिखा हुआ है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं उसको। तो यहीं पे देखो सबसे पहले तो जो है मैंने 16% की जो है वो मैंने एज यहीं पे लिखी हुई है। यू कैन सी दैट हियर 16% की मैंने क्या निकाला है, एज निकाली है। तो वो एज को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में उसको मैं क्या करूंगा, सीक्वेंस में करूंगा, या फिर उसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं उसको यहीं पे सीक्वेंस में लिखूंगा। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मैंने यहीं पे सारा लिखा हुआ है। यू कैन सी दैट, लिख सकते हो इसकी एज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसकी यहीं पे देख सकते हो। तो यहीं पे देखो कि 22 एज वाले, 22 एज वाले कितने पर्सन है, कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं। यहीं पे देखो फिर 25 एज वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। 28 एज वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं। 35 जो है वो एज वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। 36 वाले 1 है। 38 एज वाले स्टूडेंट्स हैं 2। 41 वाले हैं 1 और 42 वाले हैं 2। इसको मैंने क्या किया, अलग कर दिया, डिस्क्रीट कर दिया, ताकि आपको पता चले, इजी वे पे आपको आईडिया आ जाए कि इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स जो है वो कितनी एज वाले हैं। ये है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया हुआ है। अभी आपको ये जो है बताऊंगा सेम इसी एग्जांपल के तौर पर कि कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो यहीं पे देखो इसके अंदर ग्रुप करना है उसके अंदर। यहीं पे देखो ये मैंने पूरा अलग अलग सेपरेट किया हुआ है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, अलग करना, उसको सेपरेट करना। डिस्क्रीट के अंदर मैंने ये किया हुआ है। अभी मैं कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या करूंगा, उसको एक ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दूंगा। देखो अंदर यहीं पे सबसे पहले जो है 0 से 30 की एज वाले, बिटवीन 0 to 30 ये एज वाले कितने जो है वो पर्सन्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। तो यहीं पे देखो 22 25 28 मतलब 3 2 प्लस 3 मतलब कितने हुए टोटल 8 हुए। मतलब 0 से लेकर 30 तक एज वाले जो है टोटल कितने हैं 8। यहीं पे देख सकते हो। तो मैंने यहीं पे कितने लिखे 8 लिखा। फिर 30 से लेकर 40 के एज वाले, बिटवीन 30 to 40 एज वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। यहीं पे देखो आप 35 36 38 मतलब ये तीनों हैं, मतलब 2 + 1 + 2 3 + 2 30 31 से लेकर 40 तक कितने स्टूडेंट्स हैं। ये देखो 31 से 40 तक ये मतलब 2 + 1 + 2 इट मींस 5। टोटल कितने हुए 5 स्टूडेंट्स हुए। अभी यहीं पे देखो कि 41 से 50 तक कितने स्टूडेंट्स हैं। वहीं पे देखो 41 से 42 तो वहीं पे 1 + 2 इट मींस 3। तो टोटल कितने हुए 16। इस तरह से जो है ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाता है और ये जो है कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से निकाला जाता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हम इससे आगे बढ़ते हैं।
કેટલું આવે ચાલો ચાલુ કરી દેજો રેडी। सो नाउ स्टूडेंट्स हम इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ इन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स कैन बी स्टार्टेड एज अंडर। यहीं पे आप देख सकते हो, यू कैन सी देयर आर 6 पॉइंट्स। सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो है द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज perceived as difficult and complicated is made easier by way of diagram and less confusing clearer by way of graphs। तो जो इकोनॉमिक का सब्जेक्ट हम उसको डिफिकल्ट मानते हैं वो डायग्राम और ग्राफ की मदद से हमें बहुत आसान लगने लगता है और उसको जो है आसानी से हम समझ सकते हैं। सेकंड पॉइंट है ट्रेंड्स ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक पैरामीटर ओवर वेरियस ईयर्स कैन बी ऑब्जर्व थ्रू अ सिंगल डायग्राम और ग्राफ। तो दूसरा जो है ये है कि बहुत सारे सालों का जो ट्रेंड डायग्राम और ग्राफ के थ्रू पता चल सकता है। जैसे कि 1915 से 2020 तक का 10-10 सालों की जो जीडीपी है इंडिया की, कितनी बढ़ी, कितनी आगे आई, कितनी पीछे आई, वो हम बता सकते हैं। तो हम आसानी से डायग्राम और ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं 70 सालों का डेटा। इसी तरह जो है ये सेकंड पॉइंट में कहता है। अभी थर्ड पॉइंट ये है कि चेंजेस अकरिंग इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कैन बी आल्सो बी इजीली अंडरस्टूड। तीसरा पॉइंट ये है कि तीसरा टॉपिक ये है कि हमारे इकोनॉमी में मेनली 3 सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और जो है थर्ड वाला जो है वो सर्विस सेक्टर बोलते हैं। हमारे अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र है उसमें कितना बदलाव आ रहा है वो हम अपने पाई डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि अ कंपैरिजन कैन बी इजीली ड्रॉन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इकोनॉमिक पैरामीटर्स बिटवीन ग्रुप्स एंड क्लासेस, रीजन्स, सेक्टर एज वेल एज टाइम पीरियड। फोर्थ पॉइंट ये है कि उसके अंदर हम डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं और अलग अलग समय की और अलग अलग सेक्टर की, अलग अलग प्रदेशों की, अलग अलग ग्रुप्स की और क्लास जो होते हैं उनकी कंपैरिजन हम आसानी से कर सकते हैं। अलग अलग समय की जीडीपी देख सकते हैं, अलग अलग देशों की जीडीपी कितनी है, अलग अलग देशों की नेशनल इनकम कितनी है, वो सब कुछ इजीली हम इसके अंदर देख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि व्हेन मेनी एस्पेक्ट of economics which are found apparently difficult are presented in a diagram or graph, the time and effort of the presenter in the explaining and of the reader in understanding these aspects is saved। फिफ्थ पॉइंट में ये है कि डायग्राम और ग्राफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि जब बहुत एस्पेक्ट्स आपको डिफिकल्ट लगता है, वो जिसमें बहुत सारा डेटा हो, वो उसको आप डायग्राम और ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हो। समझाने वाले को भी समझ बचता है और समझाने वाला का भी समय बचता है। नाउ कम विथ 6 पॉइंट नंबर 6। नाउ पॉइंट नंबर 6, certain difficult principles of economics are easy to understand with the help of diagram and graphs। यहीं पे एग्जांपल दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं, जैसे कि लॉज ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। ये सारे जो डिफिकल्ट प्रिंसिपल है उसको हम ग्राफ के थ्रू हम आसानी से उसको समझा सकते हैं। नाउ 1.1.2 aspects to be considered while drawing a diagram or graph। स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमको जब डायग्राम और जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तब हमको कौन सी जो चीज़ें हैं वो हमको केयर करनी पड़ती है, समझने की ज़रूरत है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छे से समझना कि इसके अंदर जो है while making diagram and graphs the following aspects must be considered as the purpose of drawing picture is to make an analysis simpler and more इफेक्टिव। अच्छे से मतलब इफेक्टिव दिखाने के लिए हमको जो है क्या, जब आप डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं तो क्या क्या चीज़ जो है हमको उसमें ध्यान रखनी पड़ती है वो यहीं पे बताया हुआ है। तो यू कैन सी दैट देयर आर 6 पॉइंट हियर। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ एंड देयर प्रेजेंटेशन। द राइट टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ मस्ट बी चोजन टू मेक अ पिक्चर मोर इफेक्टिव।
certain data can be presented in a bar diagram as well as in a pie diagram. The user must make the right choice to make the picture more effective. इसके अंदर क्या है कि जब डेटा टेबल देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सही डायग्राम और सही ग्राफ सेलेक्ट करने का है, तब पिक्चर ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। कुछ डेटा पाई डायग्राम में भी आ सकता है, कुछ डेटा जो है वो बार डायग्राम में भी आ सकता है। तो वो हमें सेलेक्ट करना है कि इसके अंदर जो है वो कौन सा डायग्राम आएगा और कौन सा ग्राफ आएगा। नाउ नेक्स्ट जो है वो क्लैरिटी है। ये बहुत ज़रूरी है कि अ पिक्चर मस्ट लुक नीट एंड क्लियर। पिक्चर कैसा होना चाहिए? नीट एंड क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंट कलर्स और शेड्स में बी यूज्ड टू डिनोट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ पिक्चर। पिक्चर नीट एंड क्लीन होना चाहिए और अलग अलग कंपोनेंट्स में अलग अलग कलर यूज करना चाहिए, ताकि देखने वाले को पता चल जाए, आसानी से वो देख सके और इजीली उसको अच्छा मतलब पता चल सके। इसके लिए जो है सबसे पहले तो पिक्चर नीट एंड क्लीन होना चाहिए और जो कलर के जो शेड्स होते हैं वो इट शुड बी डिफरेंट होने चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट, स्केल्स एंड मेजर्स टू मेक अ पिक्चर लुक एप्रोप्रिएट का मतलब होता है योग्य, सही। इन अ साइज, स्केल्स must be taken in accordance with डेटा के अकॉर्डिंग जो है आपकी जो साइज और स्केल वो सही होनी चाहिए। आपके पास डेटा टेबल में कुछ नंबर होंगे, आपको क्या करना होगा, उस नंबर की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को जो डिफरेंस है उसके आधार पर स्केल और मेजर्स तैयार करना पड़ेगा। आपको डायग्राम छोटा भी ना हो और बड़ा भी ना हो, साइज में क्या होना चाहिए? एप्रोप्रिएट होना चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 4, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस। Both axes of a diagram or graph must be denoted, represented with appropriate details of what they represent. यहीं पे क्या होता है? दो एक्सिस होते हैं। ये तो एक एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल पे लगता है और वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल लाइन पे लगता है। एक्स एक्सिस जो है हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आता है। किसमें आता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं और वाई एक्सिस पर हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं। हमको ये बताना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस जो है ऊपर क्या रिप्रेजेंट किया और वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या रिप्रेजेंट किया, वो हमको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो एक्स एक्सिस पे क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे और वाई एक्सिस पे क्या आएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। वो हमको इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा। यहीं पे देखो कि डायग्राम्स एंड ग्राफ्स मस्ट बी accompanied by the data table from which they are created, and by mentioning the source of data the picture becomes more reliable and authentic. ये बहुत ज़रूरी है। देखो कि आपके पास डायग्राम और ग्राफ बनाने के लिए जो डेटा टेबल होना चाहिए, डायग्राम और ग्राफ हमेशा डेटा टेबल के हिसाब से बनेगा। अगर हम ये लिख देंगे कि ये डेटा हमें कहाँ से मिला है, इसका सोर्स लिख देंगे, तो हम जो है ये क्या हो जाएगा? भरोसा पात्र हो जाएगा, ऑथेंटिक हो जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 6 कि मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा व्हेन द पिक्चर इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा बट इज ड्रॉन फ्रॉम डेटा सिंप्लीफाइड विद statistical formula. It is appropriate to state the statistical method briefly. जब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा नहीं है, लेकिन जब आपके पास डेटा स्टैटिस्टिकली फॉर्मूला के अंदर है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? फाइंड करके मिला है, तो आपको स्टैटिस्टिकल मेथड पूरा फॉर्मूला बताना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं मैंने समझाई वो आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, अदरवाइज यू कैन write in the comment. Thank you. Have a